नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के इस चैप्टर में हम लोग अभी लॉ और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करने वाले थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम उस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एज द रेट एट विच अ कंज्यूमर विल एक्सचेंज सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी फॉर अनदर। मतलब एक अगर मान लीजिए कंज्यूमर के पास दो कमोडिटी है, कमोडिटी ए और बी, तो ए को सेक्रीफाइस करके वो कितने बी के बदले वो ए सेक्रीफाइस कर सकता है ना। यानी कि अगर कमोडिटी बी अगर उसे कितनी मात्रा दी जाए तो वो कमोडिटी ए का कुछ जो पार्ट है वो सेक्रीफाइस कर सकता है। इसका मतलब यही है कि जिस रेट पे कंज्यूमर जो है वो एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है, दूसरी कमोडिटी के लिए, या फिर दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज रेट एट विच इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, दूसरी कमोडिटी का एडिशनल यूनिट पाने के लिए कंज्यूमर जो है वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। ठीक है, ठीक है, अगर दूसरी कमोडिटी का एक और एडिशनल यूनिट पाने के लिए अपनी जो पहली कमोडिटी है उसका यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए वो तैयार है, उसको हम कहेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर ए 5 था और बी 0 था, तो अगर ए का हम एक सेक्रीफाइस करेंगे और ए 4 हो जाएगा तो बी का 2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेक्रीफाइस किया है और यहाँ पे 2 उसने गेन किया है। उसी तरीके से एक और सेक्रीफाइस करके 3 सेक्रीफाइस करेगा, एक सेक्रीफाइस करेगा तो इसको 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वो ए कमोडिटी के यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहा है वैसे वैसे उसको बी कमोडिटी में एडिशनल यूनिट उसको मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज इन कमोडिटी वाई अपॉन में चेंज इन कमोडिटी एक्स। अब ये देखिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, one of the basic postulates of ordinal utility theory is that marginal rate of substitution decreases। ठीक है, इसका मतलब क्या है, quantity of a commodity that a consumer is willing to sacrifice for an additional unit of commodity goes on decreasing, है ना। यानी कि एक की क्वांटिटी कम होती रहेगी और दूसरे की क्वांटिटी बढ़ती रहेगी। यही समझाने की कोशिश यहाँ पे की गई है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। अब इस टेबल के माध्यम से हम देखेंगे, देखिए गुड यूनिट्स ऑफ गुड एक्स की यूनिट्स जैसे जैसे बढ़ रही है आपकी, तो गुड वाई की यूनिट्स आपकी कम हो रही है ना। यहाँ पे एक यूनिट के बदले इन्होंने 3 सेक्रीफाइस किया है, तो मार्जिनल रेट ऑफ एक्स फॉर वाई कितना आ गया, 3:1। अब उसके बाद इन्होंने एक और यूनिट बढ़ाई तो यहाँ पे 2 और सेक्रीफाइस किया है तो 2:1। लास्ट में दोनों की एक एक यूनिट इंक्रीज हुई है और डिक्रीज हुई है तो ये 1:1 पे आ गया है। तो इसी को हम कहेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एग्जाम में अगर आपको लिखने के लिए आ जाए इस पे तो आप ये टेबल बना के आ सकते हैं और इसको थोड़ा सा आप इलेबोरेट करके लिख दीजिए कि जो सेकंड कॉम्बिनेशन है येट टू बी द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, द कंज्यूमर इज रेडी टू फॉरगो फॉर 3 यूनिट्स ऑफ वाई फॉर ऑब्टेनिंग एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एक्स, है ना। दोनों के मतलब कॉम्बिनेशन जब तक सेम लेवल पे नहीं आ जाते, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने लग जाते, तब तक वो एक यूनिट को सेक्रीफाइस करके दूसरे को एड ऑन करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ कॉम्बिनेशन में आप देखते हैं कि 1:1 पे आ जाता है। तो इसका जो कर्व होगा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, और जो ऊपर टेबल थी उसी को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, तो ये एक इंडिफरेंस कर्व बन के आया है। गुड एक्स और गुड वाई यहाँ पे हमने लिया है और अकॉर्डिंग टू दैट रेशियो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये इंडिफरेंस कर्व था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहला तो ये है कि इंडिफरेंस कर्व जो है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट टू राइट। अब ये लेफ्ट है
और ये राइट है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया लेफ्ट से राइट में, तो दैट इज इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये इंप्लाइज करता है कि इंडिफरेंस कर्व नेगेटिव स्लोपिंग होती है। जैसे कि आप डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व में देखते हैं, जैसे डिमांड कर्व की स्लोपिंग नेगेटिव होती है, वैसे इंडिफरेंस कर्व की भी स्लोपिंग नेगेटिव होती है। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? क्योंकि ये ज्यादा से कम पे आता है। यहाँ पे आपने देखा है जैसे शुरू में कमोडिटीज का रेशियो थोड़ा ज्यादा था, फिर बाद में कम होता गया। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके और भी जो प्रॉपर्टीज है उसमें आप देखेंगे। ये इंडिफरेंस कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि अपवर्ड से ये डाउनवर्ड आ रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव स्लोप कहा गया है। अब this attribute is based on assumption that if consumer uses more quantity of one good has to reduce the consumption of other good। अगर एक गुड की क्वांटिटी को वो ज्यादा इस्तेमाल करता है तो उसे दूसरे के कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसी वजह से इसका जो स्लोपिंग है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, जिससे कि उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, दोनों से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसे मिले। उसके बाद हमारी जो प्रॉपर्टी का सेकंड है, सेकंड प्रॉपर्टी है डिफरेंस कर्व की, कि ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ठीक है, ये पीपीसी कर्व में भी हमने पढ़ा था, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसका मतलब है कि एक्स की यूनिट अगर इंक्रीज होगी तो वाई की यूनिट जो होगी वो कम होगी। ये क्यों होता है? क्योंकि कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा एक्स गुड की यूनिट्स चाहिए और वो वाई गुड की यूनिट को उसके लिए गिव अप करने के लिए तैयार है ना। अब देखिए, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हर एक इंडिफरेंस कर्व जो है अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाता है। तो अगर दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करेगा तो इसका मतलब होगा सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी रिजल्ट आएगा, यानी कि वो जो इंडिफरेंस कर्व अगर इंटरसेक्ट किया इसका मतलब है अपने आप की बात को वो काट रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये इंटरसेक्ट नहीं करता है। Two indifference curve IC1 and IC2 are shown intersecting each other at point C, but it is not possible। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फिर वो अपने आप की जो सेटिस्फेक्शन का जो रिजल्ट है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, है ना। तो point A and point C on indifference curve IC1 represent combination equal satisfaction। This satisfaction from A combination is equal to C। ठीक है, तो अगर दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होगा तब जाके एक दूसरे को वो करेगा। तो पॉइंट बी और पॉइंट ए इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन दोनों बराबर है, बट दिस इज इम्पॉसिबल बिकॉज कॉम्बिनेशन बी क्वांटिटीज ऑफ बोथ एक्स एंड वाई आर मोर देन कॉम्बिनेशन ए। तो ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि दोनों के पॉइंट्स जो है वो इक्वल हो ही नहीं सकते हैं। या तो आपको इस कॉम्बिनेशन से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है या तो आपको उस कॉम्बिनेशन से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता है दो इंडिफरेंस कर्व का। तो ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसीलिए ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये टेंजेंट नहीं हो सकते एक दूसरे के। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब एक बात देखिए कि जो इंडिफरेंस कर्व ऊपर होगा, जो हायर होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाएगा और जो लोअर होगा वो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो इंडिफरेंस कर्व है आपके सामने, तो जो ऊपर की तरफ है हायर है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखा रहा है। तो IC1 lies above the right of IC1 point C and IC2 represent more units of X than point A on IC1। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा यूनिट्स जो है वो दिखा रहा है, इसी वजह से ये ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। IC2 IC1 से ज्यादा सेटिस्फैक्टरी होगा। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जो ज्यादा ऊपर होगा वो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। अब उसके बाद है इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच आइदर ऑफ एक्सेस एक्स और वाई। जो एक्स और वाई किसी भी एक्सिस को ये टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अजम्पशन है कि कंज्यूमर परचेज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज, क्योंकि वो अलग अलग कमोडिटीज
के कॉम्बिनेशन को परचेज करता है। इसका मतलब क्या है, एन इंडिफरेंस कर्व टचेज आइदर एक्सिस, इसका मतलब है कंज्यूमर वांट ओनली वन कमोडिटी। अगर वो एक्स कमोडिटी को टच करेगा यानी कि वाई उसकी जीरो हो गई, ठीक है, और अगर वो वाई कमोडिटी को टच करेगा यानी कि एक्स उसकी जीरो हो गई, यानी कि एक कमोडिटी उसकी जीरो है और सेकेंड कमोडिटी की ही डिमांड कर रहा है वो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो परचेजिंग वन कमोडिटी, एक कमोडिटी को परचेज करने का ही मतलब है मोनोमिया। कंज्यूमर को इंटरेस्ट नहीं है दूसरी कमोडिटी में, तो ये अजम्पशन के अगेंस्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, टू गुड मॉडल बनेगा ही नहीं इंडिफरेंस कर्व का, ठीक है। नो इंडिफरेंस कर्व कट आइदर ऑफ एक्सिस, किसी भी एक्सिस को कट नहीं करेगा इंडिफरेंस कर्व, ना तो वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ना तो वो वाई एक्सिस को कट करेगा। अगर ऐसा होता है तो ये माना जाएगा कि कंज्यूमिंग नेगेटिव क्वांटिटी, कोई अब नेगेटिव क्वांटिटी तो कंज्यूम कर ही नहीं सकता है ना, अगर उसने एक दो तीन चार कुछ भी कंज्यूम किया तो पॉजिटिव में ही करेगा, है ना। तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा, इसलिए जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी किसी एक्सिस को कट नहीं करेगा। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए आपको इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है अच्छे से। कुछ एक्सेप्शनल शेप्स है इंडिफरेंस कर्व के, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व में टेक अ डिफरेंट शेप इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल शेप एंड डिफरेंस कर्व के, जैसे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स देखते हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हमने पहले देखा है, टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अगर यूटिलिटी कंज्यूमर जो है गेट फ्रॉम वन गुड इज द सेम एज अनदर, यानी कि अगर उसको एक गुड से जो यूटिलिटी मिल रही है उतनी ही यूटिलिटी अगर उसको सेकेंड गुड से भी मिलेगी, यानी कि उतनी ही सेटिस्फेक्शन अगर उसे दूसरे गुड से भी मिलेगी, तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा। जब दो गुड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे एक दूसरे के लिए, ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व जो रहेगा वो स्ट्रेट डायगोनल लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड रहेगा लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको दोनों गुड से इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जैसे गुड ए और गुड बी जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। कंज्यूमर विल बी इंडिफरेंट बिटवीन देम, विल बी रेडी टू सेक्रीफाइस इक्वल क्वांटिटी ऑफ गुड ए टू अचीव गुड बी, यानी कि अगर उसे गुड ए को अचीव करना पड़ेगा तो वो गुड बी के लिए, ठीक है, गुड ए को अचीव करने के लिए वो उतनी ही क्वांटिटी सेक्रीफाइस करेगा जितने में उसे गुड बी मिल रही है, यानी कि दोनों जो कॉम्बिनेशन है उसे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। गुड ए से भी उतना ही मिलेगा, गुड बी से भी उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो इवन हेयर आईसी विल नॉट क्रॉस द एक्सिस, तो इंडिफरेंस कर्व जो है एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो ये कुछ एक्सेप्शनल शेप्स हैं जो कि हम कहते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन एक्सेप्शनल शेप्स हैं। तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का जो है वो यही है कि ये गुड एक्स है और गुड वाई है, तो जितनी क्वांटिटी वो एक्स की सेक्रीफाइस करेगा उतनी ही उसको वाई मिलेगी, यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन में ही इंक्रीज होगा। अब उसके बाद आता है, वो तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स था जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दूसरे गुड से, ठीक है। अब ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड तो आपको पता ही है ना, जो एक के साथ दूसरा मिलता है तो उसको एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड होगा। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं अब देखते हैं। दो गुड जो है वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं एक दूसरे के लिए, जस्ट एज लेफ्ट और राइट शू, है ना, यानी कि एक जूता पहन के तो आप नहीं घूम सकते हैं। तो क्या होगा, अगर लेफ्ट शूज है आपके पास तो राइट शू भी आपके पास होना चाहिए, कप और सॉसर भी होना चाहिए एक साथ, ठीक है, टी सेट। ऐसे केसेस में इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो पैरेलल होगा एक दूसरे के साथ और 90 डिग्री एंगल पे वो एल शेप बनाएगा, ठीक है, ऐसे, क्योंकि उसने क्या किया है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो। अगर इसकी जरूरत है तो इसकी भी होगी, ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल है, तो 1:1 में रहेंगे, 2:2 में रहेंगे, ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते एक दूसरे के बदले, दस पुटिंग एमआरएस एज 0, ठीक है। तो इस केस में हम देखेंगे कि IC1 IC2 जो है वो राइट एंगल बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है दैट द कंज्यूमर बाइज पीस ऑफ ईच राइट शू, है ना। तो अगर मान लीजिए वो एक ही पैर का, अगर राइट पैर का जूता खरीद लेता है तो उसके लिए वो यूजलेस होगा जब तक वो लेफ्ट पैर का नहीं हो उसके पास। अगर उसके पास पेन होता है, इंक नहीं होता है, तो पेन यूजलेस है। उसके पास कार है, पेट्रोल नहीं है, तो कार यूजलेस है,
ठीक है, अगर उसके पास पेट्रोल है, कार नहीं है, तो पेट्रोल यूजलेस है उसके लिए। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों जो गुड्स हैं वो उसके पास होने चाहिए और दोनों इक्वल जो है वो दोनों इक्वल एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट इसको हम कहेंगे, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जितना गुड वाई कंज्यूम होगा उतना ही गुड एक्स की कंजम्पशन जरूरी है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए कि गुड ए और बी जो है वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो एक सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व बनाइए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के लिए और बताइए कि ये ऐसा क्यों दिखते हैं। ठीक है, और क्या ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के लिए भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अभी आपने परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में दोनों में डिफरेंस पढ़ा। दोनों के आपने कर्व भी देखे कि एक के स्ट्रेट है और दूसरे के 90 डिग्री पे है। तो ये कर्व्स आपको बनाने हैं और इसके बारे में आपको पूरा एक आंसर प्रिपेयर करना है। उसके बाद कॉन्सेप्ट बताना है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का व्हेन कंज्यूमर मूव डाउनवर्ड अलोंग द इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का आप पूरा इसमें लिख सकते हैं कि भाई डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, ये भी आपको पता है। रेशियो जो होता है उसका कम होता जाता है, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जब तक दोनों से ना मिले। तो ये पूरा एक्सप्लेन करना है आपको। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है, ये भी हमने ऊपर अभी डिस्कस किया। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका प्रिपेयर हो गया है और ये जो क्वेश्चंस इससे बनते हैं ये आप प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बजट लाइन डिस्कस करेंगे।